नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और पिछली वीडियो में देखा हमने कि जो ब्रिटिश का लैंड टेन्योर सिस्टम है, जो उनका भू राजस्व का जो सिस्टम है, उसके बेसिक्स के बारे में आखिर क्या कारण है कि उन्होंने मुगल का जो फीचर है उन्होंने नहीं अपनाया, मुगल सिस्टम नहीं अपनाया, और उन्हें क्यों तीन तरह के जो अपने अलग अलग सिस्टम है, जो बंदोबस्त हैं, उसको उन्होंने क्यों यहाँ पर लागू किया। जो ब्रिटिश लेगेसी था क्या था, ब्रिटिश का जो समस्या का समाधान था वो क्या था, और पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने संक्षेप में देखा था जो स्थायी बंदोबस्त है कहाँ हुआ, क्या फीचर्स थे उनके बारे में, जो आपका रैयतवाड़ी है कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या बातें थी इनके बारे में। फिर बात आई आपके महलवारी सिस्टम की, और ये तीनों बंदोबस्त के भीतर कितने कितने परसेंट एरिया थे वो सब बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर है। आज हम समझेंगे इस वीडियो में जो आपका स्थायी बंदोबस्त है उसके बारे में। कौन दो लोग जिम्मेदार थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। इन दोनों ने मिलकर के जो बंगाल बिहार है इस वाले रीजन में 1793 में स्थायी बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है। तो बंगाल बिहार और आपका उड़ीसा भी इसमें शामिल था, क्योंकि उड़ीसा भी इन्हीं का पहले पार्ट था, वो अलग नहीं था। उड़ीसा झारखंड तो खैर बिहार का ही पार्ट था। तो यहाँ पर इन इलाकों में बेबी बिहार बंगाल उड़ीसा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में। अच्छा, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण से स्थायी बंदोबस्त लाया गया? देखो, पहले तो समस्या ये थी कि भारत की जो किसानी खेती थी वो पहले से पिछड़ी हुई थी, मुगल समय से पिछड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, वर्तमान सिस्टम जो था वो उतना ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। चूँकि वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा था, रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा था, तो ब्रिटिश लोग एक्सपोर्ट कैसे करें? चूँकि यहाँ पर कॉटन की खेती कम हो रही है, जो दूसरे कैश क्रॉप है उनकी फसल में उत्पादकता कम है, तो यहाँ से फसल को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए? पहला, वहाँ पर भारत में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको लगा कि अगर हम टैक्स को फिक्स कर देंगे तो जो ज़मींदार है वो शायद खेतों में निवेश करेगा। क्या किया था? देखो, मान लो कि आपको जो 11 रुपए हैं वो आप वसूलते हैं किसानों से, ज़मींदार जो है वो 11 रुपए वसूल रहा है, तो 11 में से 10 रुपया वो जा कर के दे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो 1 रुपया बचेगा वो खुद रखेगा ज़मींदार अपने पास। क्लियर है। मतलब कि जो 1/11 है ये रखेगा खुद ज़मींदार, और जो 10/11 है ये रखेंगे आपके जो ये कंपनी है उनको देंगे वो लोग। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो ट्रेड है इसको बढ़ाने के लिए, जो भारतीय सामान का, जो भारतीय एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम स्थायी बंदोबस्त को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरी समस्या ये थी कि हम राजस्व इकट्ठा कैसे करें। हमने पहले ही बताया है, मुगल का सिस्टम कॉम्प्लेक्स था, ब्रिटिश समझ नहीं पाए किनसे इकट्ठा करना है, किनसे करवाना है और कितना इकट्ठा करना है, इनको पता नहीं था। इस कारण से उन्होंने स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया। दूसरी बात, जो आपका स्थायी बंदोबस्त है उससे डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी कम हो जाते। मतलब कि होता क्या था ना कि अरे मेरे खेत में तुमने लगा दिया है 20% टैक्स, तो हम उसको घूस खिलाते थे, कहते थे ना कि नहीं 20 से आप 15% कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मनमानी वाली पावर दी गई थी राजस्व घटाने बढ़ाने वाला, ये ख़त्म हो गया, क्योंकि जो डिस्कशन ख़त्म हो गया, वहाँ टैक्स फिक्स कर दिया गया। तो करप्शन को कम करने के लिए जो यहाँ पर टैक्स है फिक्स कर दिया, प्लस मैन पावर भी तो बचता। हमको पता है कि टैक्स एसेस करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, हमने टैक्स फिक्स कर दिया, चुपचाप जमींदार आके जाके टैक्स इकट्ठा करके चला आएगा, तो जो मैन पावर है ये भी मेरा बचा। दूसरा, चूंकि टैक्स फिक्स कर दिया गया था काफ़ी ऊंचे स्तर पर, इसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व खूब सारा आने का उम्मीद था। हमने टैक्स फिक्स तो किया है, मगर मैंने उसको काफ़ी ऊंचा फिक्स कर दिया है, इसके कंसिक्वेंस अलग हैं। मगर हमने क्या सोच के किया था, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि ब्रिटिश ने
क्या सोच करके अस्थायी बंदोबस्त किया था? पहला क्या किया था कि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दूसरा जो आपका करप्शन है वो कम होगा, तीसरा जो कंपनी है उसके लिए एक रेगुलर इनकम फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? और क्या था यहाँ पे, जो किनसे करना है इकट्ठा, कितना इकट्ठा करना है, सब बातें पता चल जाएंगी। क्लियर है? तो ये थे परिस्थितियाँ जिसके भीतर अस्थायी बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक फीचर क्या क्या थे। इस पर ढेर सारे बनते हैं एमसीक्यू। जो इसके बेसिक फीचर है ना, इस पर ढेर सारे बनते हैं एमसीक्यू। आपको इस वीडियो के अंतिम में एमसीक्यूज मिलेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है? पहला, ये जो आपका बंदोबस्त है इसमें 3 मेन लोग हैं। पहला है कंपनी, दूसरा है जमींदार, तीसरा है किसान। जो पूरी की पूरी ज़मीन थी वो कंपनी के नाम थी, मतलब कि जो कंपनी था वो पूरी ज़मीन का मालिक था। कंपनी ने जो ज़मींदार है इसको दे दिया कंपनी का मालिकाना हक, जब तक कि तुम टैक्स कंपनी के पास पे करते जाते हो। जब तक तुम टैक्स पे करते जाओगे तब तक तुमको जो मालिकाना हक है वो आपके पास रहेगा। जिस दिन आपने टैक्स इकट्ठा करके सबमिट नहीं किया, सनसेट क्लाउज बोलते हैं उसको, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो सनसेट क्लाउज तक के अगर आपने उसको इकट्ठा करके सबमिट नहीं किया तो आपका ज़मींदारी नीलाम कर दिया जाएगा और आपकी ज़मींदारी को किसी और को बेच करके पैसा वसूलेंगे। मान लो कि ये जो ज़मींदार था ना, इसको पे करना था 10 लाख रुपए, ये बाबू पे नहीं कर पाए, ये केवल 9 लाख ही पे कर पाए, 1 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। अब इनका ज़मींदारी को नीलाम कर देंगे 11 लाख में। क्लियर है? तो 10 लाख तो ये निकल गया और 1 लाख जो शॉर्टफॉल था वो निकल गया। क्लियर है बात? तो इस तरह से जो नीलामी के कारण जो लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, वो लोग इकट्ठा कर लेते थे, वो लोग वसूल कर लेते थे ज़मींदारी को नीलाम करके। बात समझ गए? अब देखो, सबसे बड़ा मालिक कंपनी ने मालिक बना दिया ज़मींदार को कि तुम्हारे पास लैंड का मालिकाना हक तब तक रहेगा जब तक तुम टैक्स वहाँ पर पे करते हो। ज़मींदार ने ये जो मालिकाना हक है इसका कुछ हिस्सा, मतलब कि मालिकाना हक का कुछ हिस्सा, मतलब कि उसको किराए पर दे दिया हमने किसान को। ठीक है ना? तो किसान बन गया एक टेनेंट, किराएदार, मतलब कि आप कह सकते हैं बटाएदार नहीं हो सकता, बटाएदार यहाँ पर दिक्कत है। बटाईदार में अलग सिस्टम होता है। बटाईदार में होता क्या है कि मान लो कि मेरा ज़मीन है, मैंने किसी को बटैया में दिया है, तो वो जो फसल उपजाएगा उसका आधा हिस्सा हम रखेंगे क्योंकि मेरी ज़मीन है। ठीक है ना? वो अलग है। तो किसान बन गया एक टेनेंट। क्लियर है? जो ब्रिटिश है उन्होंने ज़मींदार को दिया 2 पावर, पहला टैक्स इकट्ठा करने का और दूसरा ज़मीन का ऑनरशिप। ये जो सिस्टम था वो कई तरह से अलग अलग सिस्टम में परिवर्तित हुआ। ज़मींदारी, जागीरदारी, इनामदारी सिस्टम, ये सब आपके यही सब के टाइप हैं। क्लियर है? ज़मींदार टैक्स को किसान से इकट्ठा करता और जा करके पे करता। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश सोचा क्या था ये समझो। मैंने क्या बताया, जो 11 रुपया, देखो मान लो आपको पता है कि 10/11 टैक्स जाएगा कंपनी को, 1/11 जो है वो जाएगा ज़मींदार को। ठीक है? तो कंपनी को क्या लगा था कि चूंकि ज़मींदार के पास कितना पैसा जाएगा ये खुला छोड़ दिया, मतलब कि ज़मींदार कितना भी पैसा वसूले उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी ने कहा है कि मुझे 10 रुपये चाहिए तो उसको 10 रुपये चाहिए, भले ही तुमने किसानों से 15 रुपये वसूल किए हों। समझ गए बात? तो ज़मींदार क्या चाहेगा? खूब सारा टैक्स वसूलना। 15 वसूला, 10 दिया ब्रिटेन जो कंपनी उसको, 5 रुपया खुद रखा। तो ज़मींदार यही चाहेगा, जैसे कि जो कंपनी ने सोचा कि चूंकि राजस्व बढ़ने का सीधा फायदा आपको ज़मींदार को मिलेगा। अगर ज़मींदार खेती की उत्पादकता में निवेश करता है तो फायदा किसको होगा?
जमींदार को होगा, क्योंकि उत्पादकता बढ़ने से जो पैसा बढ़ेगा वो जमींदार के पॉकेट में ही तो जाएगा। क्लियर है? तो ब्रिटेन ने ये सोच करके यहाँ पर सिस्टम लाई थी, मगर जमींदार ने खेतों में निवेश ही नहीं किया, वो अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म में इन्वॉल्व, मतलब कि जमींदार गांव में नहीं रहते थे, वो शहर में रहा करते थे, उसको कोई मतलब नहीं था खेती किसानी से, ठीक है ना, वो बस यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करने आते थे। क्लियर है? तो जब उनको खेती से मतलब ही नहीं है तो उत्पादकता बढ़ेगी कैसे? क्लियर है ना? तो जमींदार का जब उन्होंने लैंडलॉर्ड बनाया तो जमीन का जो मालिकाना हक है ये जमींदार को मिल गया, किसान बन गए एक टेनेंट, और जो रेवेन्यू था फिक्स था परमानेंटली। मतलब कि अगर जमींदार प्रोडक्टिविटी बढ़वाता भी है तब भी ब्रिटिश टैक्स नहीं बढ़ा सकता, उसको जो 10 रुपये मिलना है ना 10 ही मिलेगा, जो बाकी एक्स्ट्रा पैसा है ना वो ज़मींदार के पॉकेट में जाएगा। यही बेसिक पर्पस था इस स्थायी बंदोबस्त का। क्लियर है? तो ये बातें हो गई इस ज़मींदारी बंदोबस्त के बारे में। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ज़मींदार को लैंडलॉर्ड क्यों बनाया गया था, इसका एक बहुत ही अच्छा कारण है जो दिया जाता है। जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन है उन्होंने ये है, मतलब कि जो है ना ब्रिटिश वगैरह, उनका ये कहना है कि हमसे हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती से मिस्टेक हो गया मालिक, हमको लगा कि ब्रिटेन के ज़मींदार के जैसा ही भारत का ज़मींदार होगा। ब्रिटेन में होता क्या था कि जो ज़मींदार है वो ज़मीन पर खुद खेती किया करता था मज़दूरों को लगा करके। क्लियर है? जो वहाँ पर एक्स्ट्रा जो पैसा आ रहा है वो उसके पास रहेगा, मगर यहाँ पर जो ज़मींदारी है वो अलग थी। भारतीय जो हमारे मतलब कि विद्वान स्कॉलर उन्होंने ये कहा है कि आपने ज़मीन में एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, ज़मीन को आपने कमोडिटी बना दी। मैंने पहले भी कहा था ज़मीन एक कमोडिटी बन गया ब्रिटिश काल में, इसके पहले ज़मीन कमोडिटी नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं था। अभी है ना कि हाँ मेरी 2 कट्ठा ज़मीन है, 2 बीघा 30 बीघा ज़मीन है, ऐसे नहीं था पहले। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो ज़मींदार था भारत का वो पहले क्या था, मुगल काल में जो सारी ज़मीन होती थी वो सम्राट के अधीन होती थी। ज़मींदार का बस काम था टैक्स इकट्ठा करके सम्राट तक पहुँचाना। वो किसानों को हटा नहीं सकता था, वो किसानों को एविक्ट नहीं कर सकता था। ब्रिटिश काल में ज़मींदार किसानों को एविक्ट भी कर सकते थे, ये एक मेन फीचर आ गया। समझ गए बात? तो यही गलती हो गई, जो एक्सप्लॉयटेशन है किसानों का वो शुरू हुआ, और इसका हमको खामियाजा देखने को मिलता है कंपनी को 1857 की क्रांति के रूप में। ठीक है? क्रांति का एक बड़ा कारण किसानों का शोषण भी था। ठीक है? ब्रिटिश ने किया क्या कि एक नया क्लास ही बना दिया। क्लास मतलब कि एक ऐसा समाज का अंग जिसका निर्भरता ब्रिटिश सत्ता में हो। ज़मींदार तब तक ज़मींदार है जब तक कि ब्रिटिश सत्ता है वहाँ पे। ब्रिटिश है तभी तो उसको जा करके टैक्स भरोगे, अगर ब्रिटिश नहीं है तो किसको भरोगे टैक्स? तो ज़मींदार की पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही आ रही है, तो ज़मींदार क्या रहेगा? जुग जुग जिए ब्रिटेन, यही चाहेगा ना। तो ब्रिटिश ने एक अपना एलाई बना लिया, अपना एक दोस्त बना लिया, और यही सारे दोस्त उसको क्रांति में हेल्प करते हैं। जिन जमींदारों को हटा दिया गया था उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, और जो जमींदार पद पर बने हुए थे उन्होंने क्रांति की जो लहरें हैं उसको रोकने में मदद करी ब्रिटेन की। क्लियर है? आपको पता है ना कि कई सारे जो हमारे ज़मींदार थे वो नहीं लड़े थे हमारे सपोर्ट में, वो मतलब कि लॉयलिस्ट बने रहे थे ब्रिटेन का। तो उन्होंने एक बफर की तरह काम किया, उन्होंने एक मित्र की तरह काम किया। अब यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करना काफ़ी आसान हो गया। ब्रिटिश को मतलब था केवल ज़मींदार से, उसको किसान से कोई मतलब नहीं था। इसी कारण से जो मॉडरेट थे वो ये सोचते थे कि ब्रिटेन को पता नहीं है हमारी समस्याओं के बारे में, वो पेटिशन और प्रे में भरोसा करते थे। क्लियर है ना? वो सोचते थे कि अगर हम ब्रिटेन को स्थिति के बारे में बताएंगे
तो हो सकता है कि वो हमारे समस्या को ध्यान से सुने, हमारी समस्या का समाधान करे। क्लियर है? ये जो सिस्टम था अच्छा था ब्रिटेन के लिए, पैसा फिक्स है, इतना हमको हर साल आना ही है, हमको कोई टेंशन भी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सब बातें हैं। फिर इन्वेस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, उसका फायदा होगा, सब मैंने पहले आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या मतलब था कि हमने ज़मींदार को बना दिया लैंडलॉर्ड? इसका बनाने का मतलब ये था कि अब सारा ज़मीन ज़मींदार के नाम पर होगा, किसान के नाम पर नहीं होगा। अकबर के अधीन क्या था कि किसानों के पास ज़मीनें थीं और ज़मींदार को अकबर हटा सकता था किसानों के द्वारा अगर कंप्लेन कर दिया जाता ना तो। ठीक है? जो किसानों का जो अधिकार है ज़मीन पर, वो पट्टा दे करके मान्यता दिया जाता था। मतलब कि मेरा ज़मीन है ना, तो उसका मेरे पास पट्टा रहेगा, लिखित कागज़ रहे कि हाँ ये ज़मीन मेरा है। ब्रिटिश काल में जब आपका स्थायी बंदोबस्त आया तो पट्टा का सिस्टम था, मगर इसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। क्या किया गया? इसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पर ज़मींदार है वो लैंडलॉर्ड बन गए। ज़मीन ब्रिटिश काल में ज़मींदार के अंतर्गत ही रही। अब जो ज़मींदार का अधिकार था ज़मीन के ऊपर, वो था एलिनिएबल, मतलब कि एक ज़मींदार को हटा करके वो ज़मीन दूसरे ज़मींदार को दे सकते थे नीलामी के द्वारा। रेंटेबल, ज़मींदार जो था अपना ज़मीन दूसरे को रेंट कर सकता था। अभी मैंने बताया अगर 11 रुपया है तो 10 पे करना है आपको कंपनी को, 1 रुपया रखेगा ज़मींदार। ये ज़मींदार सोचा कि यार हमको 1 रुपया के फ़ायदा के लिए हमको गांव आना पड़ता है, यहाँ पर सबसे इकट्ठा करना पड़ता है टैक्स, मुश्किल काम है। हम ऐसा करते हैं, हम जो दूसरा आदमी है, मान लो कि कोई आदमी है, क्या नाम, मान लो कि कोई आदमी है राम, इसको हमने कहा कि एक काम करो, तुम 8 आना रखना, 50 पैसे रखना और 50 पैसे हमको दे देना। ठीक है? तुम ही ज़मींदारी संभालो, तुम ही टैक्स इकट्ठा करके जाकर दे देना उसको 10 रुपया। समझ के बात? तो इस तरह से जो आपका लैंड है उसमें अलग अलग हायरार्की बनता गया ज़मींदारों का। क्लियर है? तीसरा है हेरिटेबल, बाप के बाद बेटे के पास ज़मीन आएगी, उसके पास पोते के पास ज़मींदारी जाएगी, ये बन गया वंशगत। अब देखते हैं हम लोग कि जो आपका स्थायी बंदोबस्त है ना, उसके कंसिक्वेंस क्या क्या हुए। ब्रिटिश के लिए सबसे पहला कंसिक्वेंस ये हुआ कि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो लोग, उसके लिए चाहिए पैसा। अब उसको पता चल गया कि हाँ हमको हर साल इतना पैसा आना है, तो उसका बजट थोड़ा सा स्टेबल बन गया। क्लियर है? उसको पैसा रेगुलर फिक्स हो गया, उसको टैक्स इकट्ठा करने में मेहनत कम लगा, खर्चा कम लगा, हेडक कम हुआ, और उसको ज़मींदार जैसा दोस्त भी मिल गया। क्लियर है? अभी मैंने बताया कि जो पट्टे का फीचर है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मुगल काल में किसानों को पट्टा दिया जाता था, किसानों को मालिकाना हक दिया जाता था, मगर इस काल में नहीं दिया गया, ब्रिटिश काल में नहीं दिया गया पट्टा का जो है ना वो सिस्टम नहीं किया गया। अगला है जो प्रेशर पड़ा ज़मींदार पर कि आपको टैक्स पे करना है उस दिन शाम तक के, पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो आपको ज़मींदारी नीलाम कर दिया जाएगा। तो ज़मींदारी लार्ज स्केल पर नीलाम होने लग गई। इसका 2 प्रभाव पड़ा। पहला, अगर मेरी ज़मींदारी नीलाम हो रही है तो उसमें अपना आदमी बैठा करके वो ज़मींदारी हम ही खरीद लेते थे। मान लो कि मेरी ज़मींदारी नीलाम हो रही है 10 रुपये में, उसको बोलेंगे ना कि तुम 10 रुपया या फिर तुम घर पर बोले लगाओ और ज़मींदारी खरीद दो मेरे जगह पे, तो वही बात हो गया। पहला बात तो ये हो गया कि ज़मींदार जो थे ना वो खुद ही ज़मींदारी खरीदने लग गए। दूसरी बात ये हुआ कि जो भले ज़मींदार थे उसकी जगह पर जो मनी लेंडर हैं, साहूकार हैं और ट्रेडर्स आ गए। क्लियर है? जो पैसे वाले लोग थे, जैसे कि मैंने क्या बोला, 10 का नीलाम हुआ, मैंने बोला कि तुम 11 का बोले लगाओ, अगर मेरे से भी अमीर आदमी कोई रहे, कोई व्यापारी या फिर कोई साहूकार, वो 12 का बोले लगा देगा, वो जीत जाएगा। समझ रहे बात? तो यहाँ पर जो आपके साहूकार हैं वो भी ज़मींदारी में आने लग गए। क्लियर है? सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के 20 साल के भीतर 50% जो ज़मींदार हैं उनको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर नए ज़मींदार आ गए। क्लियर है?
अगला है, उन्होंने जो अपनी गलती उससे सीखा। उन्होंने क्या सीखा कि अस्थायी बंदोबस्त लगाने से किसानों का शोषण होता है, और इसी कारण से उन्होंने जो क्रांति है वो करी थी। इसी कारण से सरकार ने स्थायी बंदोबस्त को और किसी एरिया में नहीं एक्सपेंड किया, वहाँ पर उन्होंने महलवारी और रोयतवाड़ी सिस्टम को लगाया। क्लियर है। एक बात और, चूंकि टैक्स फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो बाद के सालों में जो टैक्स में वृद्धि, जैसे कि जो आमदनी में वृद्धि हुई, उसका फायदा ब्रिटेन को मिलना मतलब नहीं मिला, क्योंकि टैक्स फिक्स कर दिया था आपने। तो रेवेन्यू चूंकि फिक्स था, इसी कारण से जो टैक्स का फायदा, इनकम का बढ़ोतरी का फायदा था, उसको नहीं मिल पाया ब्रिटिश को। प्लस जो इंटरमीडिएटरी हैं, मैंने क्या बताया था, शहर चला गया टैक्स इकट्ठा करने का काम राम को दे करके, है ना। तो राम ने दे दिया श्याम को, श्याम ने दे दिया मोहन को। तो इसी तरह से जो आपके इंटरमीडिएटरी जो दलाल होते हैं ना बीच में, वो बढ़ने लग गए। क्लियर है। अब फार्मर ने अपना जो बार्गेनिंग पावर है उसको लूज करना शुरू कर दिया। क्यों सर? क्योंकि जो भी कारीगर थे, जिनका हथकरघा उद्योग, जिनका जो आर्टिसंस थे, जिनकी नौकरी, जिनकी कला को नष्ट कर दिया गया था अंग्रेजों की जो औद्योगिक क्रांति है उसके द्वारा, वो आ गए किसानों में, खेती किसानी में। यहाँ पर ज़मीन पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है बढ़ गया। जब यहाँ पर जनसंख्या का प्रेशर बढ़ गया तो उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं रहा, उसको हर हाल पर अपना फसल उसको बेचना ही पड़ता, उसे अधिक बेचना पड़ता और वो सस्ते में खरीदता। क्लियर है। वेस्ट बंगाल में जो किसान थे वो बट गए दो भागों में, जोतेदार जो थे हमारे रिच फार्मर, बरगादार जो थे आपके शेयर क्रॉपर। ठीक है। अगला है, और आउटसोर्सिंग हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, मतलब कि मैंने बताया ना कि जो ज़मीन में जो मालिकाना हक है, उसके कारण से बड़े बड़े मालिक पैदा हो गए ज़मीन के। अभी मैंने बताया था, ज़मींदार ने दिया राम को, राम ने दिया श्याम को, श्याम ने दिया मोहन को, मोहन ने दिया सोहन को ज़मींदारी मतलब टैक्स इकट्ठा करने का हक। तो सभी के सभी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी में ही आ गए, और ये भारत में पहली बार हुआ था, क्योंकि लैंड इससे पहले हमारे यहाँ सेलेबल कमोडिटी नहीं था। लैंड को हम लोग खरीद बिक्री की वस्तु नहीं मानते थे ब्रिटिश के आने के पहले, हमारे यहाँ वो दूसरी चीज़ थी। क्लियर है। तो यहाँ पर कोई भी मिडलमैन, कोई भी ज़मींदार खेती में पैसा नहीं लगाया, जो उत्पादकता है वो नहीं बढ़ी, और जो हमारा खेती है वो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर की ओर नहीं बढ़ा, ना साइंटिफिकली डेवलप हुआ, ना ही इकोनॉमिकली डेवलप हुआ। तो ये बातें हुई आपके स्थायी बंदोबस्त की। अब हम आते हैं अपने सवालों पर, और इसके बाद जो आपका अगला वीडियो है वहाँ हम पढ़ेंगे अपने अलग बंदोबस्त के बारे में। जो पहला सवाल है वो है इसी के बारे में जैसे शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदार एंड रेवेन्यू कलेक्टर दे वेयर मेड ऑनर ऑफ द लैंड इन देयर जमींदारी। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। जमींदार और जो रेवेन्यू कलेक्टर थे इसके पास ही जमीन थी, ठीक है ना, और वही मालिक थे। जो किसान थे वो केवल टेनेंट थे। तो पहला यहाँ पर जो है वो सही है। क्लियर है। दूसरा, ऑनरशिप ऑफ द लैंड वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल। बिल्कुल वंशगत था ना जी, पिता का जो बेटा है उसके पास जाएगा जमींदारी, जो बेटा की जमींदारी उसके पोता के पास जाएगा। समझ गए? ट्रांसफरेबल है क्या? हाँ, जमींदार ने दिया मोहन ने, मोहन को दिया सोहन को, सोहन ने दिया किसी और को। क्लियर है। तो आपका दूसरा है तो यहाँ पर सही है। तीसरा, लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय पीजेंट टू जमींदार वाज फिक्स्ड। नहीं, किसान से कितना पैसा वसूलना है जमींदार को ये फिक्स कहाँ था? ये तो जितना मन उतना ले सकते थे ना। क्लियर है। मान लो कि इसने 15 रुपया वसूला, 15 में से 10 ही देना है ना कंपनी को, बाकी तो 5 किसान खुद रख लेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो फिक्स नहीं है, जितना मन उतना रखे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो ये बातें हैं। क्या आंसर हो गया जी? A 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल आपका है स्थायी बंदोबस्त के बारे में ही। क्या इसको बंगाल और बिहार में डाला गया था हेस्टिंग के द्वारा? हेस्टिंग था क्या? ना, कॉर्नवालिस था ना। तो आपका यहाँ पर पहला चला गया, हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। क्या पीजेंट को
ऑनर ऑफ द लैंड के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। कहाँ था मालिक? पट्टा वहां पर इंप्लीमेंट कहाँ किया गया था? मालिक जमींदार था ना। तो यहां पर दूसरा सही है, किसान को जमीन का मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। सम टू बी पेड बाय जमींदार, क्या उसको फिक्स कर दिया गया था? बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था। अरे कंपनी को केवल 10 ही रुपया मिलना था ना, भले ही जमींदार 15 इकट्ठा करे चाहे 20 इकट्ठा करे, इसको कंपनी को मिलना तो 10 ही था। ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो 3 है वो सही है। क्या आंसर हुआ जी? बी 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल है वो देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में ही। क्या जमींदार को हम लोग इविक्ट नहीं कर सकते थे जब तक कि क्योंकि उनको परमानेंट ऑनर बना दिया गया था जमीन का? क्या बात सही है? नहीं, अगर वो परमानेंट ऑनर थोड़े थे, उनका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफरेबल था। अगर जमींदार ने नहीं दिया सनसेट तक के जाकर के रस ब्रिटेन को, उसका जमींदार नीलाम हो जाता था, है ना। तो उसको तो कर सकते थे विक्ट। मेरा पहला गलत हो गया। दूसरा, क्या ब्रिटिश को उन्होंने एक जो लैंडेड क्लास है, जमीन वाला जो क्लास है, क्या वो दिया गया? बिल्कुल दिया गया। दिस स्थायी बंदोबस्त प्रोवाइडेड द ब्रिटिश एंड इंडियन लैंडेड क्लास, जो ब्रिटिश अथॉरिटी को सपोर्ट करता था। अभी मैंने बताया, चूंकि इसका अस्तित्व ही ब्रिटिश पर आधारित है, सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आपका दूसरा सही है। तीसरा देखो, क्या इससे गवर्नमेंट को जो राजस्व के मामले में काफी आसानी हो गई? बिल्कुल हो गई। इसको टेंशन नहीं है कि हमको इकट्ठा करना है कि नहीं करना, जमींदार इकट्ठा करके हमको ला के दे देगा। बात क्लियर है? तो क्या हुआ आंसर? 2 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलो, तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा रौयतवाड़ी के बारे में, तो हम लोग उसको देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना। बिना बेल आइकन के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।